国际广播电台。China Radio International है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन की ऐतिहासिक कहानियां और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर वार्ता की। नई दिल्ली में चीनी दूतावास द्वारा 2026 चीनी नववर्ष रिसेप्शन का आयोजन और चीन अमेरिका की पिंग पोंग कूटनीति की 55वीं वर्षगांठ के मौके पर कार्यक्रम आयोजित। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। 4 फरवरी की शाम को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। इस दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि पिछले 1 साल में हमने अच्छा संवाद बनाए रखा और दक्षिण कोरिया के बुसान में सफल मुलाकात की, जिससे चीन अमेरिका रिश्तों को दिशा मिली और दोनों देशों की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गर्मजोशी भरा स्वागत हासिल हुआ। मैं चीन अमेरिका संबंधों को बहुत महत्व देता हूँ। नए साल में मैं आपके साथ मिलकर चीन अमेरिका रिश्तों की नाव को तूफानों से बचाते हुए सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने और अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए तत्पर हूँ। अमेरिका की अपनी चिंताएं और चीन की अपनी चिंताएं। चीन अपने वादों पर खरे उतरता है और उन्हें पूरा करता है। शी ने इस बात पर जोर दिया कि ताइवान का मुद्दा चीन अमेरिका संबंधों में सबसे अहम मुद्दा है। ताइवान चीन का क्षेत्र है और चीन को अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। ताइवान को कभी भी चीन से अलग नहीं होने दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन दोनों महान देश हैं और अमेरिका चीन संबंध विश्व के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रिश्तों में है। मेरे और राष्ट्रपति शी के नेतृत्व में अमेरिका और चीन ने व्यापार और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक सहयोग किया है। मैं चीन की सफलता से प्रसन्न हूँ और अमेरिका द्विपक्षीय रिश्तों में नए विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन के साथ मजबूत सहयोग करने को तैयार है। मैं ताइवान के मुद्दे पर चीन की चिंताओं का सम्मान करता हूँ। उधर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 4 फरवरी की दोपहर के बाद बीजिंग जन बृहद भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। शी ने इस मौके पर कहा कि पिछले साल हमने 2 बार भेंटवार्ता की, जो चीन रूस संबंधों को विकास के नए चरण में ले गई। दोनों देशों ने भव्य ढंग से विश्व फासिस्ट विरोधी युद्ध की जीत की 80वीं वर्षगांठ मनाई और दूसरे विश्व युद्ध जीत की उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय न्याय व निष्पक्षता की सुरक्षा करने का दृढ़ संकल्प दर्शाया। दोनों पक्षों का आर्थिक और व्यापारिक व्यापार मजबूती से बढ़ा और चीन रूस सांस्कृतिक वर्ष सफलता से संपन्न हुआ। उधर पुतिन ने कहा कि पिछले साल रूस और चीन ने एक साथ दूसरे विश्व युद्ध विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाई। व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान और तकनीक, कृषि आदि क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार गहरा हो रहा है और लोगों की आवाजाही अधिक घनिष्ठ हुई है। नए साल में रूस द्विपक्षीय संबंधों पर पक्का भरोसा रखता है। उधर 5 फरवरी को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लाओ पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी की केंद्रीय कमेटी के महासचिव और लाओस के राष्ट्रपति थोंगलुन सिसोलिथ के पत्र का जवाब देते हुए ऐलान किया कि 2026 को चीन लाओस मैत्री वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा और जश्न मनाने के श्रृंखलात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत की। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और लाओस अच्छे पड़ोसी और अच्छे दोस्त हैं, जो पहाड़ों और नदियों से जुड़े हैं और अच्छे साथी और साझेदार हैं, जिनके विचार और किस्मत एक जैसी हैं। हाल के वर्षों में दोनों पक्षों ने आपसी लाभ और समान जीत सहयोग के जरिए विकास किया है, एकजुटता और सहयोग के जरिए चुनौतियों का सामना किया है और अपने मुख्य हितों से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे का मजबूती से साथ दिया है, जिससे दोनों देशों के लोगों को ठोस लाभ पहुंचे हैं। चीन ने हमेशा चीन लाओस रिश्तों को रणनीतिक और लंबे समय के नजरिए से देखा है। शी जिनपिंग को नए साल की बधाई देते हुए थोंगलुन सिसोलिथ ने कहा कि महासचिव और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की देखभाल और देखरेख में लाओस और चीन के बीच पारंपरिक दोस्ती और मजबूत हुई है। आपसी राजनीतिक भरोसा गहरा हुआ है और बड़े पैमाने पर रणनीतिक सहयोग से अच्छे नतीजे हासिल हुए हैं। उधर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन चेन ने 5 फरवरी को हुई प्रेस वार्ता में चीन, अमेरिका और रूस के बीच नई रणनीतिक हथियार घटाने की संधि का समय आकर अप्रभावी होने पर खेद जताया है। यह संधि वैश्विक रणनीतिक स्थिरता बनाए
बनाए रखने के लिए व्यापक महत्व रखती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की व्यापक चिंता है कि इस संधि का अप्रभावी होना अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण व्यवस्था और वैश्विक नाभिकीय व्यवस्था पर नकारात्मक असर डालेगा। प्रवक्ता लिन चेन ने कहा कि रूस और अमेरिका को इस संधि के मुख्य नियंत्रण का पालन करना चाहिए। चीन अमेरिका से इसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया पर जवाबदेह तरीके से इस संधि से जुड़ी भावी व्यवस्था का निपटारा करने और जल्द ही रूस के साथ रणनीतिक स्थिरता वार्तालाप बहाल करने की अपील करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की व्यापक प्रतीक्षा है। उधर भारत में चीनी दूतावास ने मंगलवार को दिल्ली के शांग्रीला होटल में 2026 चीनी नववर्ष रिसेप्शन का आयोजन किया। इस अवसर पर भारत सरकार, राजनीतिक दलों, राजनीतिक कोर, उद्यमों, थिंक टैंक और मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ साथ प्रवासी चीनी उद्यमों और छात्रों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर चीनी राजदूत शी फेइहोंग ने सभी अतिथियों को चीनी नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम साल था, जिसमें चीन का सकल घरेलू उत्पाद 140 खरब युआन से ज्यादा रहा, जो एक मील के पत्थर को छूने के साथ साथ वैश्विक आर्थिक विकास में 30% से अधिक का योगदान देता है। चीनी राजदूत ने आगे कहा कि पिछले साल अगस्त के महीने में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिएनजिन में एक सफल बैठक का आयोजन किया, जिससे चीन भारत रिश्तों को रीसेट और नई शुरुआत से सुधार के नए स्तर पर पहुंचा दिया है। साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों में लगातार सुधार हो रहा है। चीन भारत के साथ रणनीतिक समन्वय को मजबूत करने, व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने, मानवीय आदान प्रदान को बढ़ाने और बहुपक्षीय समन्वय को मजबूत करने के लिए तैयार है। चीन ब्रिक्स की अध्यक्षता के तौर पर भारत का समर्थन करता है और वैश्विक दक्षिण के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उधर भारत के कोलकाता में चीनी महा वाणिज्य दूतावास ने मंगलवार को 2026 चीनी नववर्ष रिसेप्शन का भव्य आयोजन किया। कोलकाता में चीनी कौंसल जनरल शी वेई ने समारोह में उपस्थिति दर्ज कराई और मुख्य भाषण दिया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि, प्रवासी चीनी उद्यमों के प्रतिनिधि, चीनी छात्र और कोलकाता स्थित विभिन्न देशों के वाणिज्य दूतावासों के प्रतिनिधियों सहित 400 से अधिक अतिथियों ने हिस्सा लिया। उधर अमेरिका के स्थानीय समय के मुताबिक 3 फरवरी को चीन अमेरिका की पिंग पोंग कूटनीति की 55वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम वाशिंगटन राज्य के टाकोमा शहर में स्थित लिंकन हाई स्कूल में आयोजित किया गया। इसका आयोजन चाइना मीडिया ग्रुप, विदेशों के साथ मैत्री के लिए चीनी जनसंघ और चीनी पिंग पोंग संघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें अमेरिका, चीन, युवा और छात्र विनिमय संघ सह आयोजक था। इस मौके पर सीएमजी के महानिदेशक शन हाइशोंग, अमेरिका में चीन के राजदूत शेफंग, विदेशी देशों के साथ मैत्री के लिए चीनी जनसंघ के अध्यक्ष यांग वानमिन और चीनी पिंग पोंग संघ के अध्यक्ष वांग लीचिन ने वीडियो भाषण दिए। अपने वीडियो भाषण में चाइना मीडिया ग्रुप के महानिदेशक शन हाइशोंग ने कहा कि देशों के बीच स्वस्थ संबंधों की कुंजी उनके लोगों के बीच आपसी जुड़ाव में निहित है और लोगों के बीच जुड़ाव की कुंजी आपसी समझ में निहित है। इस कार्यक्रम में चीनी मेहमानों ने पिंग पोंग कूटनीति के प्रतिभागियों, अमेरिकी टेबल टेनिस टीम के पूर्व सदस्यों और स्थानीय टेबल टेनिस प्रेमियों के साथ मैत्री गेंद प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। उपस्थित अतिथियों ने पिंग पोंग कूटनीति की परंपरा को जारी रखने, चीन अमेरिका मित्रता को गहरा करने और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने में योगदान देने की आशा जताई है। उधर अमेरिका के समय के मुताबिक 3 फरवरी को चाइना मीडिया ग्रुप यानी सीएमजी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला प्रील्यूड का अमेरिका सत्र कार्यक्रम वाशिंगटन राज्य के टाकोमा शहर में स्थित लिंकन हाई स्कूल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैन फ्रांसिस्को में चीनी महा वाणिज्य दूत चांग चेनमिन, टाकोमा शहर के मेयर एंडर्स इप्सन सहित कई देशों के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 500 अतिथियों ने शिरकत की। इस तरह विदेश में सीएमजी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला प्रील्यूड के विशेष कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। उधर भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 4 फरवरी को कहा कि बदलती वैश्विक स्थिति को देखते हुए भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने जा रहा है। स्थानीय समय के मुताबिक 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसी दिन हुए व्यापार समझौते के मुताबिक भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर अपने तथाकथित पारस्परिक शुल्क को घटाकर 18% कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिका से तेल की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा और संभवतः वेनेजुएला से भी तेल खरीदने वाला है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी।
चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, CNI की हिंदी सेवा के स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चीन की ऐतिहासिक कहानियों के कुछ अंश। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है ली पिंग द्वारा तुचांगियन बांध का निर्माण। 1974 के वसंत में सचवान प्रांत के तुचांगियन बांध का पुनर्निर्माण करने का काम समाप्त होने वाला था। एक दिन मजदूरों ने मिनचांग नदी के तल से एक बड़े पत्थर की मूर्ति प्राप्त की। इस मूर्ति की ऊंचाई 2.9 मीटर है। ये एक पुराने जमाने के अफसर की मूर्ति है, जिसके सिर पर एक ऊंची टोपी है। वे चोगा पहने हुए हैं और उनकी कमर में जेड की पट्टी लगाई हुई है। उनके दोनों हाथ छाती पर रखे हुए हैं। चेहरे की मुस्कुराहट देखने से वे एक सम्माननीय बुजुर्ग मालूम होते हैं। इस मूर्ति पर रेत और मिट्टी की सफाई की जाने के बाद कुछ चीनी शब्द साफ साफ दिख पड़े, जिनमें लिखा हुआ था कि पूर्वी हान राजवंश के सम्राट लिंग टी के छिननिंग शासनकाल के प्रथम वर्ष यानी सन 168 ईस्वी में नक्काशी की हुई सचवान जिले के प्रमुख ली पिंग की मूर्ति। इससे यह सिद्ध हो गया है कि ये मूर्ति आज से 1800 से अधिक वर्ष पहले बनाई गई थी। मजदूरों ने बड़ी सावधानी से इस 4 टन भारी बहुमूल्य मूर्ति को क्वानशियन काउंटी के फुलुंग विहार में रखा, ताकि लोग उसके दर्शन कर सकें। इस मूर्ति की खोज से तुचांगियन बांध के इतिहास का अनुसंधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री मिल गई। मूर्ति ये बताती है कि वास्तव में तुचांगियन बांध के निर्माण की अध्यक्षता प्रसिद्ध जल संरक्षण विशेषज्ञ ली पिंग ने ही की थी। 316 ईसा पूर्व में छिन राज्य की सेना ने छिनलिंग पर्वतमाला को पार किया और छंगतू मैदान में स्थित शू राज्य को नष्ट कर वहां शू जिले की स्थापना की। लगभग 60 वर्ष के बाद छिन राज्य के सम्राट च्वांगशांग ने प्रतिभाशाली ली पिंग को शू जिले के प्रमुख 256 से 251 ईसा पूर्व में के पद पर नियुक्त किया और उन्हें पश्चिमी शू का उद्धार करने का काम सौंपा। प्राचीन पुस्तक भायांग राज्य के बारे में लिखा है, ली पिंग ज्योतिष और भूगोल शास्त्रों के विज्ञान थे। उन्होंने पहले ही सुन रखा था कि छंगतू मैदान बहुत उपजाऊ है। वहां मौसम न ज्यादा सर्द है और न ज्यादा गर्म। कृषि उत्पादन के विकास के लिए वो एक बहुत अच्छी जगह है। मगर पहले बाढ़ आने और सूखा पड़ने की वजह से इस स्थान की क्षमता का विकास नहीं हो पाया था और नागरिक पीढ़ी दर पीढ़ी तक गरीबी में जीवन बिताते रहे थे। जब ली पिंग छंगतू में काम कर आए तो उन्होंने अनेक स्थानों का निरीक्षण किया और अनेक लोगों से मुलाकात कर पूछताछ की। फलस्वरूप उन्हें दैवी विपत्ति आने का कारण साफ साफ मालूम हो गया। बात ऐसी थी कि छंगतू मैदान का उत्तर पश्चिम बहुत ऊंचा था, जबकि दक्षिण पूर्व नीचा था। ये मैदान तिरछे पंखेनुमा आकार का था। मिंगचांग नदी मिनशान पर्वत से नीचे की ओर क्वांगखाओ यानी वर्तमान सचवान प्रांत की क्वानशियन काउंटी का क्वांगखाओ कस्बा से बहकर मैदान में प्रवेश करती थी। यहाँ नदी की धारा धीमी हो गई थी, क्योंकि ह्वीलेई पर्वत पूर्व में खड़ा था। वो नदी को रोक देता था, इसलिए नदी को पश्चिम की ओर मोड़ना पड़ा। नदी का प्रचुर जल रात दिन एपिन से होकर छांगचांग नदी में गिरता रहता था। इसी कारण से मिनचांग नदी छंगतू मैदान की सिंचाई नहीं कर पाती थी। यदि जाड़ों और वसंत में वर्षा न होती तो सूखा पड़ जाता था, किंतु गर्मियों और शरद में मिनशान पर्वत पर बर्फ पिघल जाती थी और इस मैदान के मध्य और निचले भागों में हमेशा मूसलाधार वर्षा होती रहती थी। पिघली हुई बर्फ और मूसलाधार वर्षा की वजह से मिनचांग नदी का पानी एकदम बढ़ जाता था, इसलिए भयानक बाढ़ आ जाती थी। इस प्रकार छंगतू मैदान बाढ़ का शिकार बन जाता था। समतल जमीन पर पानी के जमाव से नावें चलाई जा सकती थीं और खेत और मकान बाढ़ में डूब जाते थे। यद्यपि प्राचीन काल से ही विभिन्न जातियों की जनता जल संरक्षण परियोजना का काम करती रहती थी और प्रकृति के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक संघर्ष करती रही थी, तथापि उसे कोई बड़ी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। लोगों को एक के बाद एक विपत्ति झेलनी पड़ती थी। लोगों में ये बात प्रचलित हो गई थी कि नदी देव मिनचांग नदी का नियंत्रण करता है। ये देव कभी प्रसन्न रहता है और कभी अप्रसन्न हो जाता है। अगर उसे गुस्सा आ जाए तो या तो वो नागराज बन जाता है या गैंडा। उसी के उत्पात से बाढ़ आ जाती है, जिससे लोग शांत जीवन नहीं बिता पाते। पर विद्वान ली पिंग को इस बेहूदी बात पर विश्वास नहीं था। उन्होंने अफसरों और नागरिकों का नेतृत्व कर जनता के कल्याण के लिए बाढ़ को नियंत्रण करने का पक्का इरादा किया।
ली पिंग ने पूर्वजों द्वारा बाढ़ को नियंत्रित करने के उपायों से सीखा। उन्होंने सुझाव दिया कि बाढ़ को वश में करने के लिए पानी निकालने और पानी से खेतों की सिंचाई करने की नीति अपनाई जाए। उन्होंने मिनचांग नदी पर बाढ़ की रोकथाम, सिंचाई और जल परिवहन के काम आने वाली एक बड़ी जल संरक्षण परियोजना लागू करने का निश्चय किया। फिर उन्होंने तन मन से योजना बनाई, बड़ी मात्रा में श्रम शक्तियों को संगठित किया और अनेक उपकरणों का इस्तेमाल किया। कड़ी मेहनत से ये परियोजना पूरी हो गई। यही विश्वविख्यात तुचांगियन बांध था। इस परियोजना में नहर के अग्रिम भाग की परियोजना और सिंचाई नालों की परियोजनाएं शामिल थीं। अग्रिम भाग की परियोजना का क्षेत्र वर्तमान सिचुआन प्रांत की क्वांशियन काउंटी केंद्र के पश्चिम में था। यहाँ मिनचांग नदी के लिए पहाड़ी क्षेत्र से मैदान में जाने का एक महत्वपूर्ण संकरा स्थान था। नदी का जल निपात और तिरछे मैदान का लाभ उठाकर सिंचाई की जाने में खर्च कम हुआ और लाभ अधिक मिला। इस अग्रिम भाग की परियोजना जल विभाजक बांध, बोतल का मुख और उड़न रेत बांध, 3 मुख्य भागों और अन्य सहायक निर्माणों से बनी हुई थी। जल विभाजक बांध का अग्रिम भाग मछली के मुख की तरह था, जो जल विभाजन का मछली मुख कहलाता था, और वो एक तलवार की तरह मिनचांग नदी में डाला गया था। इससे मिनचांग नदी बाहरी नदी और भीतरी नदी 2 भागों में विभाजित हो गई। पश्चिम में बहने वाली बाहरी नदी मिनचांग नदी की मुख्य धारा है, जो जल निकासी करने और बाढ़ को दूर करने की मुख्य भूमिका निभाती है। पूर्व में बहने वाली भीतरी नदी सिंचाई के लिए जल प्रस्तुत करती है। बोतल का मुख ह्वीलेई पर्वत की खुदाई करते समय बना एक जलमुख है, जिसकी लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई केवल 20 मीटर। इस जलमुख का आकार सुराही की तरह है। ये भीतरी नदी से नहर तक बहने वाली जल मात्रा को स्वचालित नियंत्रण करता है और नियंत्रण फाटक की भूमिका अदा करता है। उड़न रेत बांध वास्तव में जल विभाजक बांध और बोतल के मुख के बीच एक नीचा बांध है। ज्वार आने के मौसम में प्रचुर बाढ़ मिट्टी, रेत और पत्थर लेकर बांध की चोटी को पार करती है और इस बाढ़ का पानी बाहरी नदी में जा गिरता है। अर्थात जलधारा का विभाजन करने के साथ साथ वो पानी में रेत मिट्टी की मात्रा को भी कम करता है। इस तरह सिंचाई क्षेत्र की सुरक्षा की गारंटी हो जाती है। जल विभाजक बांध, उड़न रेत बांध और बोतल का मुख तीनों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। बोतल के मुख से आने वाली नदी का पानी 4 बड़ी बड़ी नहरों और अनेक छोटे छोटे नालों से गुजरकर विस्तृत छंगतू मैदान में बह जाता है। 4 बड़ी नहरें वास्तव में 4 जलमार्ग हैं, जिनमें से 2 छंगतू शहर के नीचे बहती हैं। इनमें नावों और बेड़ों से सुविधापूर्वक जल परिवहन किया जा सकता है। 2000 वर्ष पहले निर्मित तुचांगियन बांध का वैज्ञानिक डिजाइन इतना उत्कृष्ट था, जो दुनिया की जल संरक्षण परियोजना के इतिहास में कम दिखाई देता है। चीनी पौराणिक कथा के अनुसार तुचांगियन बांध का निर्माण करने की पूर्व बेला में ली पिंग ने नदी देव के विरुद्ध जीवन मरण का संघर्ष किया था। उस समय नदी देव ने 2 सुंदरियों से विवाह करने की मांग की थी और ये भी कहा था कि यदि इस मांग को स्वीकार न किया गया तो बाढ़ का प्रकोप हो जाएगा। जनसाधारण को मुसीबत से बचाने के लिए ली पिंग ने कहा कि वे अपनी ही बेटी को नदी देव के पास भेजना चाहते हैं। जब एक दिन सुबह ली पिंग शराब और स्वादिष्ट व्यंजन लिए हुए अकेले ही नदी देव के मंदिर में आए तो नदी देव ने समझा कि ली पिंग मदिरा का जाम पेश करने आए हैं, इसलिए उसे बहुत खुशी हुई। मगर ली पिंग ने शराब का प्याला थामे ही नदी देव के अपराधों की कड़ी निंदा की। नदी देव को गुस्सा आया। वो नदी के किनारे पर भागकर एक काला गैंडा बन गया। ली पिंग भी बैल के रूप में बदल गए और गैंडे का पीछा करते हुए उसके खिलाफ संघर्ष करने लगे। दोनों में कई बार मुठभेड़ होने पर भी हार जीत का नतीजा न निकला। इस समय नदी के किनारे पर लोगों की भीड़ लग गई और लोग उन दोनों की मुठभेड़ को ध्यान से देखने लगे। थोड़ी देर बाद ली पिंग पसीना पसीना हो गए और उन्होंने अपने सहचरों से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। दक्षिण में एक गैंडा है, वो नदी देव है, तुम उसे मार डालो। उनके सहचर बहुत बहादुरी के साथ गैंडे पर टूट पड़े और कठोर संघर्ष करने लगे। अंत में उन्होंने नदी देव को मार डाला। इस कथा से ली पिंग और जन समुदाय द्वारा तुचांगियन बांध का निर्माण करने की कड़ी मेहनत स्पष्ट हो जाती है। बोतल के मुख की खुदाई तुचांगियन बांध का निर्माण करने की मुख्य कड़ी थी। युद्धरत काल 475 से 221 ईसा पूर्व तक में बारूद और उन्नतिशील औजारों की कमी थी, इसलिए सख्त चट्टानों को तोड़ना और ह्वीलेई पर्वत को खोदना सरल काम न था। ली पिंग को जन समुदाय की राय के आधार पर अनेक अच्छे तरीके सूझे। उन्होंने मजदूरों से कहा कि चट्टानों पर बहुत सी लकड़ियां रखकर आग लगाई जाए, फिर तुरंत उन पर ठंडा पानी डाल दिया जाए। इस प्रकार चट्टानें ठंड और गर्मी के द्रुत परिवर्तन के कारण टूट गईं।
तोच्यांगयन बांध का निर्माण करने में बहुत से छोटे मोटे बांध भी बनाने की जरूरत थी। उन्हें कैसे बनाया जाए? लीपिंग ने देखा कि नदी के किनारे पर महिलाएं कपड़ा धोने में बांस की टोकरी का प्रयोग करती हैं। इससे उन्हें भी ये उपाय सूझा कि पर्वत पर बांस काटकर बड़ी बड़ी टोकरियां बनाई गईं और उन्हें नदी के किनारे पर रखा गया। फिर उनमें बहुत से पत्थर डाल दिए गए। ये टोकरियां एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थीं और एक ऊंचा बांध बन गया था। ये तरीका बहुत सरल था और इसमें खर्च की किफायत भी हुई। इससे परियोजना की गति बढ़ गई। एक और उदाहरण ये था, पानी के स्थान का सर्वेक्षण करने और भीतरी नदी की जलमात्रा पर नियंत्रण करने के लिए लीपिंग ने मजदूरों से पत्थर से बनी 3 बड़ी मूर्तियां बनाने को कहा। ये 3 मूर्तियां भीतरी नदी में खड़ी कर दी गईं। इन मूर्तियों की ऊंचाई के प्रति लीपिंग की मांग थी कि बाढ़ बढ़ जाने के समय पानी मूर्तियों के कंधे से अधिक ऊंचा न हो और कम होते समय मूर्तियों के पैर पानी से बाहर न निकलें। जल संरक्षण शास्त्रियों का ये मत है कि ये 3 मूर्तियां वास्तव में दुनिया के जल सर्वेक्षण का सबसे पहला जल नापने का मापदंड थी। तोच्यांगयन बांध का निर्माण करने के बाद छंगतू मैदान में बाढ़ बहुत कम आने लगी और आर्थिक हालत बदल गई। जब भी सूखा पड़ता और जल फाटक खोल दिया जाता तो स्वच्छ पानी खेतों में बहने लगता। वर्षा होने पर जल फाटक बंद कर दिया जाता, जिससे अतिरिक्त जल नहर में बह जाता। छंगतू मैदान बहुत उपजाऊ होने लगा। वहां सूखे और बाढ़ का नियंत्रण हो जाने से भूख और अकाल का जमाना हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इसलिए वो धन दौलत संपन्न प्रदेश कहलाता था। पिछले 2000 वर्षों में तोच्यांगयन बांध ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई है। नव चीन की स्थापना के बाद तोच्यांगयन बांध का कई बार सुधार किया गया है। आज सिंचाई का क्षेत्रफल 20 लाख मुंह यानी 1 मुंह 1 एकड़ का छठा भाग से बढ़कर 80 लाख मुंह हो गया है। आज यहाँ का स्वच्छ जल न केवल छंगतू मैदान की सिंचाई करता है, बल्कि लुंगछुएन पर्वत की सुरंग से होकर मध्य सचुआन प्रांत के पहाड़ी क्षेत्र में भी बहता है। तोच्यांगयन बांध चीन में मौजूद सबसे बड़ी प्राचीन जल संरक्षण परियोजना है और दुनिया में सबसे पुरानी जल संरक्षण परियोजनाओं में से एक है। लीपिंग की स्मृति में लोगों ने तोच्यांगयन बांध के पास खड़े यूएलई पर्वत की तलहटी में एक अड़वांग मंदिर की स्थापना की। चीनी भाषा में यहाँ अड़वांग का अर्थ 2 देवता, लीपिंग और उसका बेटा समझा जा सकता है। इस मंदिर के भवन और पगोड़ा बहुत भव्य है। यहाँ हरे भरे पेड़ भी हैं, इसलिए ये यूएलई शेंतु यानी यूएलई पर्वत पर देवलोक कहलाता है। इस मंदिर में अग्रिम भवन के सामने लीपिंग की मूर्ति और पिछले भवन में ली अड़लांग यानी ली का दूसरा बेटा की रंगीन मूर्तियां बनाई गई। ली अड़लांग का वर्णन इतिहास में नहीं किया गया है, मगर सुंग राजवंश 960 से 1279 ईस्वी तक में ये कहानी प्रचलित थी कि लीपिंग के दूसरे बेटे ने नागराज को वश करने में सफलता प्राप्त की थी और तोच्यांगयन बांध के निर्माण में अपने पिता की मदद की थी। लोग युवा ली अड़लांग को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो अड़लांग देव कहलाता है। तो श्रोता मित्रों, लीपिंग द्वारा तोच्यांगयन बांध का निर्माण यहीं समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं टी शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि फिर से एक बार महान अमर्त्य सांचांग और उसके शिष्यों को पकड़ लेता है। उसके बाद वह आदेश देता है कि इस वानर को कढ़ाई में तल दिया जाए। जैसे ही तेल खूब तेज खौलने लगता है, तब वह वानर को वहां डालने लगते हैं, लेकिन वानर खुद को बदलकर एक प्रस्तर सिंह में बदल लेता है और जैसे ही वे कढ़ाई में डालते हैं तो कढ़ाई में छेद हो जाता है और तब छोटे अमर्त्य को सच्चाई का पता चलता है। यह देखकर महान अमर्त्य को बहुत गुस्सा आता है और वह आदेश देता है कि अब वानर को जाने दो और इस सांचांग को तेल में तल दो। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। आसमान में अव्यवस्थित वानर यह साफ सुन रहा था। उसने सोचा, मेरे गुरुदेव तो मर जाएंगे। कढ़ाई में फेंक दिए जाने पर उनकी जान बिल्कुल नहीं बचेगी। फिर उन्हें तेल में पकाया जाएगा। 4-5 बार तले जाने के बाद उन्हें भिक्षु के कोमल मांस के रूप में खा लिया जाएगा। अब मेरे लिए वापस जाकर उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। भव्य महान मनीषी ने अपना मेघ यार नीचे उतार लिया और हाथ जोड़कर कहा, आप अपने लाक्षा युक्त वस्त्रों को व्यर्थ नष्ट न करें और न मेरे गुरुदेव को तेल में भूनने की कोशिश करें। उनकी जगह मुझे ही इस कढ़ाई में डाल दें। महान अमर्त्य चिल्ला उठा, अरे निपुच्छ वानर, तुझसे तो मैं अच्छी तरह निपटूंगा। तूने छल द्वारा मेरी कढ़ाई क्यों तोड़ डाली?
मुझसे भिड़ेंगे तो नष्ट होएंगे ही, और यूं भी मुझे इन सबसे क्या लेना देना। मैं तो गर्म तेल में स्नान करने का आपका कृपापूर्ण प्रस्ताव स्वीकार ही करने वाला था, लेकिन उससे पहले मुझे जरा मूत्र त्याग करने जाना पड़ा। अगर मैंने आपकी कढ़ाई में ही लघु शंखा निवारण कर दी होती तो आपका सारा तेल नष्ट हो गया होता और उसमें पकाया गया भोजन भी स्वादिष्ट न रह पाता। अब मूत्र त्याग करने के बाद मैं कढ़ाई के लिए प्रस्तुत हूँ। कृपया मेरे गुरुदेव की जगह पर मुझे ही ढूंढ लीजिए। महान अमरत्य एक शुष्क हंसी हंसा और फिर अपने कमरे से बाहर निकलकर वानर को पकड़ लिया। महान अमरत्य चंगवान ने वानर को हाथ में उठा लिया और कहा, मैंने तुम्हारी शक्तियों और सुयश के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन इस बार तुमने सीमा का बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर दिया। अब तुम किसी भी उपाय से मेरी मुट्ठी से नहीं निकल पाओगे। हम तुमसे पश्चिमी स्वर्ग पहुंचने तक भी तर्क ही करते रहेंगे और अपने उस बुद्ध का दर्शन करने पर तुम्हें मेरा यह वृक्ष जो का त्यों लौटा देना पड़ेगा। अब तुम अपने जादू का बिल्कुल इस्तेमाल मत करना। वानर ने हंसते हुए जवाब दिया, श्रीमान आप कितने छोटे विचारों वाले हैं। अगर आप अपने उस वृक्ष को दोबारा से जीवित देखना चाहते हैं तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने ये बात मुझे पहले बता दी होती तो इतने झंझट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। महान अमरत्य ने कहा, तुमने इतना उत्पात न मचाया होता तो मैं तुम्हें कभी माफ भी कर देता। वानर ने पूछा, अगर मैं आपके वृक्ष को जीता जागता वापस कर दूं तो क्या आप मेरे गुरुदेव को मुक्त कर देंगे? महान अमरत्य ने जवाब दिया, अगर सच में तुम्हारी इंद्रजालिक सिद्धियां इतनी ज्यादा प्रबल हो कि वह वृक्ष दोबारा जीवित हो उठे तो मैं तुम्हें 8 बार झुककर प्रणाम करूंगा और तुमको अपना मुंह बोला भाई बना लूंगा। वानर बोला, फिर तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप उन्हें मुक्त कर दें और मैं आपको जीता जागता पेड़ लौटा दूंगा। इस विश्वास से वानर कहीं भाग नहीं पाएगा। महान अमरत्य ने सांचांग शूकर और भिक्षु रेतात्मा को मुक्त किए जाने का आदेश दे दिया। भिक्षु रेतात्मा ने कहा, गुरुदेव यह वानर कौन सा छल करने वाला है? इसका जवाब दिया शूकर ने, मैं बताता हूँ तुमको। इस छल का नाम है अनुग्रह याचना छल। वह वृक्ष तो मर ही चुका है और अब किसी भी उपाय से दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। वृक्ष को दोबारा जिंदा कर देने वाला रसायन, उसकी खोज तो केवल एक बहाना ही है जिसके सहारे वह आपकी और हमारी जरा भी चिंता किए बिना यहाँ से भाग निकलना चाहता है। सांचांग कहने लगा, वह हमें यहाँ अकेला छोड़ जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकता। हम उसी से पूछ लेते हैं कि वह इस वृक्ष का वैद्य खोजने कहाँ जाएगा। क्यों रे वानर, तूने इस वरिष्ठ अमरत्य को हमें मुक्त करने का परामर्श किस कपट उद्देश्य से दिया है? मैंने जो भी कहा है वह सच कहा है, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। तुझे इसका रसायन कहाँ से मिलेगा? कहा जाता है कि उपचार सागर पार से हो सकते हैं। मैं भी पूर्वी महासागर जाऊंगा और तीनों द्वीपों और 10 महाद्वीपों का चक्कर लगाकर श्रद्धेय अमरत्य और मनीषियों के पास वृक्ष दोबारा जीवित करने वाले नुस्खे की खोज करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस वृक्ष को दोबारा जिंदा जरूर कर दूंगा। तू वापस कब तक लौटेगा? मुझे केवल 3 दिन चाहिए। ऐसी बात है तो मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूँ। अगर इस बीच तू लौट आया तो ठीक है, नहीं तो देर हो जाने पर मैं उस मंत्र का पाठ कर दूंगा। वानर ने जवाब दिया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वानर ने तुरंत अपना व्याघ्र चर्म का लहंगा कसा और दरवाजे के बाहर जाकर महान अमरत्य से कहा, श्रीमान आप जरा भी चिंता ना करें, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। लेकिन ध्यान रहे आप मेरे गुरुदेव की अच्छे से देखभाल करते रहें। दिन में 3 बार उन्हें चाय और 6 बार भोजन देते रहना। इसमें कोई भी नानुकुर मत करना। अगर जरा भी लापरवाही हुई तो मैं वापस आकर आपसे उसका हिसाब चुकता करूंगा, जिसकी शुरुआत मैं आपके भोजन पकाने के बर्तनों के पेंदों से ही करूंगा। उनके वस्त्र मैले हो जाने पर उन्हें आप मेरी ओर से धुलवा दें। अगर वे पीले पड़े या दुर्बल हो गए तो फिर आप मेरी पीठ कभी नहीं देख सकेंगे। विश्वास करो, मैं उन्हें कभी भी भूखा नहीं रहने दूंगा। भव्य वानर राज अपने कलाबाज मेघयान पर एक ही उड़ान से उच्चवांग मंदिर के पीछे छोड़कर पूर्वी महासागर की ओर चल पड़ा। विद्युत किरण या उल्का की गति से वायु में उड़ता हुआ वह जल्दी ही फंगलाई के मंगलमय प्रदेश में आ पहुंचा। मेघ को नीचे उतारते समय उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह जगह सच में बहुत अद्भुत थी। अपने सामने विस्तरित इस जादुई प्रदेश को निहारते वानर ने फंगलाई में प्रवेश किया। चलते चलते उसने एक मेघमाला आविष्टित गुहा के बाहर एक चीड़ वृक्ष के तले शतरंज की मेज को घेरे बैठे 3 बूढ़े लोग देखे। आशीर्वाद नक्षत्र और पद नक्षत्र खेल रहे थे और दीर्घायु नक्षत्र उनका खेल देख रहा था। वानर उनसे संबोधित हुआ और बोला, आदरणीय अनुजो अभिनंदन। उसे देखते ही तीनों ने बिसात हटा दी और प्रति नमस्कार करते हुए पूछा, अरे महान मनीषी कैसे पधारे? वानर ने जवाब दिया, आप लोगों से मिलने। दीर्घायु नक्षत्र बोला, मैंने सुना है कि आपने बुद्ध के लिए सत्य मार्ग का त्याग कर दिया है और अपनी जीवन प्रणाली छोड़कर धर्म ग्रंथ ले आने वाले पश्चिमी स्वर्ग की यात्रा करने वाले थान भिक्षु की सुरक्षा का भार ग्रहण कर लिया है, तो आपको अपनी नदियों और पर्वतों के पार जाने की अंतहीन यात्रा के बीच हमसे मिलने का अवकाश कहाँ से मिल गया? वानर ने कहा, सच यही है कि मैं पश्चिम की तीर्थ यात्रा पर ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक छोटी सी बाधा पड़ जाने की वजह से हमें एक जगह पर रुक जाना पड़ गया। क्या आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? मुझ पर एक छोटा सा उपकार कर सकेंगे?
आशीर्वाद नक्षत्र ने पूछा, वह बाधा किस जगह आ पड़ी है, किस कारण से आपको रुक जाना पड़ गया है? कृपया हमें पूरी बात बता दें, फिर हम उस समस्या का समाधान भी कर देंगे। वानर ने बताया, हमें अपनी यात्रा इसलिए स्थगित कर देनी पड़ी क्योंकि हम अनंत दीर्घायु पर्वत से उच्चवांग मंदिर होकर चले गए थे। भयग्रस्त होकर तीनों अमर्त्य चीख उठे, लेकिन उच्चवांग मंदिर तो महान अमर्त्य चन युआन का प्रासाद है। अब ये मत कहिएगा कि आपने कुछ मानव फल चुरा लिए हैं। खीसे निपोड़ता हुआ वानर बोला, चुरा लिए हो या खा लिए हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तीनों अमर्त्यों ने झिड़का, अरे नादान वानर, उस फल की तो सुगंधी का एक झोंका ही मनुष्य को 360 साल तक जिंदा रखने के लिए काफी होता है, और जिसने भी उसे खा लिया वह 47,000 साल जिंदा रह जाता है। उसे 10,000 दीर्घायुओं का कुशा प्रत्यावर्तित रक्त पारद कहा जाता है। हमारा रास्ता तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। मानव फल में किसी को भी स्वर्ग तुल्य अमर्त्य बना देने की शक्ति मौजूद है। नहीं तो हमारे सार तत्व को पुष्ट करने, आत्मा की परिशुद्धि करने, उसका परिरक्षण करने, अग्नि और जल का समायोजन करने और गर्दभ को पकड़कर उसमें सूर्य का तेज भर देने में कितना समय लग जाता है। और तू पूछ रहा है कि उससे क्या हो गया? उसके जैसा दूसरा जादुई वृक्ष इस संसार में नहीं है। यह सुनकर वानर ने व्यंग्य किया, जादुई वृक्ष? बड़ा जादुई वृक्ष, मैंने उस जादुई वृक्ष को बर्बाद कर डाला है। अब क्या था, से भरे तीनों अमर्त्य बोल पड़े, क्या कहा? उसे बर्बाद कर डाला? वानर ने बताया, उस दिन जब मैं उस मंदिर में पहुंचा तो महान अमर्त्य वहाँ नहीं था। मेरे गुरुदेव का स्वागत करने वहाँ केवल 2 लड़के ही मौजूद थे। उन्होंने गुरुदेव को 2 मानव फल भेंट किए। गुरुदेव नहीं जानते थे कि वे सच में क्या थे। उनको तो ये नवजात शिशु समझकर उन्होंने उसे खाने से मना कर दिया। दोनों लड़कों ने फल वापस ले जाकर हमें खिलाने की बजाय खुद ही वे फल खा लिए। इसलिए मैंने जाकर हम तीनों शिष्यों के लिए 3 फल चुरा लिए। वे अशिष्ट लड़के लगातार हमें अपशब्द कहते रहे और कोसने लगे। इस पर मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने जाकर एक ही बार में उनका वह वृक्ष उखाड़ गिराया। सारे फल गायब हो गए और पत्ते झड़ गए। वृक्ष की जड़ें धरती से बाहर निकल आईं और शाखाएं टूट गईं। पेड़ तो मर गया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन लड़कों ने हमें एक कमरे में ताले में बंद कर दिया, लेकिन मैंने ताला खोल लिया और फिर हम वहाँ से बाहर निकले। अगले दिन वापस लौटने पर महान अमर्त्य ने हमारा पीछा कर हमारा पता लगा लिया। हमारी आपसी बातचीत सहज नहीं हो पाई और हम उससे लड़ने लग गए, लेकिन उसने हमारा बार बचाकर अपने कपड़ों की एक बाह फैला दी और हम सबको उसमें बंदी बना लिया। वे लोग हमें रस्सियों में कसकर कोड़े बरसाते, दिन भर हमसे पूछताछ करते रहते। पास में लोहे का 1 इंच भर अस्त्र न होते हुए भी वह अपने मोड़ छल के जरिए ही हमसे लड़ता रहा था और हमारे 3 अस्त्र शस्त्र उसे छू तक नहीं पाए थे। उसने पहले की तरह ही हमें फिर से बंदी बना डाला। हमारे गुरुदेव और मेरे बाकी 2 सहशिष्य भाइयों को पट्टियों से लपेटकर उन पर लाश पोत दी गई। वह मुझे खौलते तेल की कढ़ाई में डालना चाह रहे थे, लेकिन मैंने एक छल द्वारा अपने शरीर को वहाँ से हटा लिया और मैं उसकी कढ़ाई फोड़कर बच निकला। अब वह अच्छी तरह से समझ चुका है कि वह मुझे पकड़कर बंदी बनाए नहीं रख सकता, इसलिए वह मुझसे थोड़ा डर गया है। मैंने उसके साथ बातें की और उसे बताया कि अगर वह मेरे गुरुदेव और सहशिष्य भाइयों को आजाद कर दे तो मैं उसके वृक्ष को जरूर जिंदा कर दूंगा। इसके जरिए दोनों पक्षों को संतोष हो जाएगा। तभी मुझे ध्यान आया कि उपचार सागर पार से उपलब्ध हुआ करता है, इसलिए आप तीनों भाइयों से मिलने मैं विशेष रूप से यहाँ आ गया हूँ। अगर आपके पास वृक्ष को फिर से जिंदा कर देने का कोई उपचार हो तो कृपया मुझे बता दें, ताकि मैं थांग भिक्षु को इस मुसीबत से जल्दी निकाल सकूं। यह सुनकर तीनों नक्षत्र उदासी भरे सुर में कहने लगे, अरे निपुच्च वानर, तू नहीं जानता कि इस बार तेरा पाला किससे पड़ा है? आचार्य चन युआन मृत्यु लोक के सारे जितने भी अमर्त्यों के शिरोमणि हैं और साथ ही हम दैवी अमर्त्यों के प्रधान भी हैं। अगर तू भी एक दैवी अमर्त्य बन चुका है तो तू परम शक्तिणु के सामान्य वर्ग का ही है, विशिष्ट वर्ग का नहीं। तू उनके पंजों से बचकर बिल्कुल नहीं निकल सकेगा। महान बनीशी, अगर तुमने किसी पशु पक्षी कीट पतंग या सरीसृप को मार दिया होता तो उसे दोबारा जिंदा करने के लिए हम तुम्हें लसदार ज्वार से बनी कुछ गुटिकाएं दे देते, लेकिन वह मानव फल तो जादुई है, उससे तो किसी भी तरह जिला पाना दोबारा संभव नहीं है। उसका कोई उपचार है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनकर कि कोई उपचार है ही नहीं, वानर की त्योरियां चढ़ गई और उसके माथे पर हजारों सिलवटें उभर आई। उन्हें देखकर आशीर्वाद नक्षत्र कहने लगा, महान मनीषी, यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास उसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर भी उपचार हो भी सकता है तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वानर ने जवाब दिया, कहीं जाना मेरे लिए बहुत आसान है। अगर मुझे महासागर के अंतिम छोर तक आसमान
हिमालयन के अंत पर स्थित पर्वत के शिखर पर या फिर 36वें स्वर्ग को भेद कर उसके पार भी जाना पड़े तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। मेरी मुश्किल ये है कि थांग भिक्षु का अनुशासन बहुत कठोर है। उन्होंने मुझे केवल 3 दिनों की मोहलत दी है। अगर 3 दिन बाद मैं वापस नहीं लौटा तो वह संकर्षण पट्ट मंत्र का पाठ करने लग जाएंगे। तीनों नक्षत्र अट्टहास कर उठे और कहने लगे, वाह, वह तो बहुत ही अच्छा होगा। उस मंत्र द्वारा बद्ध न होते हुए तुम दोबारा स्वर्ग जा पहुँचे होते। दीर्घायु नक्षत्र बोला, महान मनीषी, आप शांत हो जाएं। चिंता की कोई जरूरत नहीं है। पद में हमारी अपेक्षा श्रेष्ठतर होने पर भी वह महान अमर्त्य हमारा मित्र भी है। अनेक दिनों से हम उससे मिलने नहीं जा सके हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए हम उससे मिलने चले जाएंगे और उसको आपकी समस्या अच्छे से समझा देंगे। हम उससे कह देंगे कि वह थांग भिक्षु को संकर्षण पट्ट मंत्र का पाठ न करने को कह दे। 3 या 5 दिन ही नहीं, भले ही आपको और भी ज्यादा दिन लग जाए, आपके वापस लौटाने तक हम तीनों वहीं रहेंगे। वानर ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं जाता हूँ और आप भी चल पड़े। यह कहकर उसने विदा ली। मंगलमय प्रकाश किरणों पर सवार होकर तीनों नक्षत्र उच्चवांग मंदिर की ओर चल पड़े। उनके पहुंचने पर वहां मौजूद सभी लोगों ने क्रौंच पक्षियों को आसमान में बोलते सुना। उन्हें देखते ही अमर्त्य युवकों ने दौड़कर सूचना दी, सागर के तीनों नक्षत्र आ पधारे हैं। उस समय महान अमर्त्य चन युआन थांग भिक्षु से बातचीत कर रहा था। सूचना मिलते ही वह उनका स्वागत करने सीढ़ियों पर उतर आया। दीर्घायु नक्षत्र को देख शुकर उसके पास जाकर उसके वस्त्र खींचता हुआ कहने लगा, अरे मांसपिंड जैसे शीश वाले, तुमसे मिले हुए तो जमाना हो गया। अब तुम इतने स्वच्छंद और लापरवाह हो गए हो कि बिना टोपी पहने ही यहाँ चले आए हो। यह कहकर उसने अपनी भिक्षुओं वाली टोपी नक्षत्र के सिर पर रख दी। फिर तालियां बजाते और अट्टहास करते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे, लो, मैंने तुम्हारी पदोन्नति भी कर दी और उसकी मर्यादा सूचक टोपी भी तुम्हें पहना दी। उसकी टोपी नीचे फेंकते हुए दीर्घायु नक्षत्र ने उसे मंद बुद्धि, अविनयी, जाने क्या क्या गालियां दे डाली। इस पर शुकर कहने लगा, मैं मंद बुद्धि नहीं हूँ, हाँ, तुम सब निश्चय ही दास हो। आशीर्वाद नक्षत्र बोला, निश्चय ही तुम मंद बुद्धि हो, फिर भला हमें दास कहने की हिम्मत तुम्हें कैसे हुई? शुकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम तीनों दास न होते तो लोग तुमसे हमेशा ही हमें दीर्घायु दो, हमें आशीर्वाद दो, हमें एक अच्छी सी नौकरी दिला दो, ऐसी मांग क्यों करते रहते। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों को शारदांग का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता दोस्तों को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत। पिछले पाठ में हमने जिम में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने में उपयोगी वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 我的钱包丢了， मेरा बटुआ खो गया है। 我的银行卡也丢了， मेरा बैंक कार्ड भी खो गया है। 那你赶快挂失吧， आप जल्दी से इनके खोने की रिपोर्ट कर दें। 1个星期以后来取。 1 हफ्ते के बाद लेने आ सकते हैं। शाओचांग जी, कल मैं हाइतियन जिले में स्थित एक विश्वविद्यालय में अपने मित्र से मिलने गया। दुर्भाग्य की बात है कि रास्ते में मेरा बटुआ खो गया। उस समय मैं काफी बेचैन था और चाहता था कि लोग मेरे बटुए की खोज में मदद करें। यदि मुझे चीनी भाषा में मेरा बटुआ खो गया है बोलना आता तो कितना अच्छा होता। भगवान न करे कभी फिर आपका बटुआ खोए, लेकिन यदि कभी ऐसी स्थिति आए तो आप ऐसे कह सकते हैं, 我的钱包丢了。 我的钱包丢了。 我的 मेरा 我的 钱包 बटुआ या पर्स 钱包丢了 खो गया। 丢了。 我的钱包丢了。 我的钱包丢了। मेरा बटुआ खो गया है। आए अब सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 我的钱包丢了。 不要着急，我帮你找。 我的钱包 मेरा पर्स 我的钱包 या मेरा बटुआ 丢了
खो गया 丢了，我的钱包丢了 मेरा पर्स खो गया है 我的钱包丢了मेरा बटुआ खो गया है आए एक बार फिर सुने आज के बाद की पहली बातचीत 我的钱包丢了，不要着急，我帮你找。 राकेश जी क्या आपका बैंक कार्ड सुरक्षित है अरे मेरा क्रेडिट कार्ड भी खो गया है ओहो बेचारे राकेश जी मेरा बैंक कार्ड भी खो गया है 我的 मेरा 我的银行卡 बैंक कार्ड 银行卡也 भी 也 丢了 खो गया 丢了 चीनी भाषा में भूतकाल के लिए सहायक शब्द ल का प्रयोग किया जाता है मसलन मेरा पर्स खो गया है मेरा बैंक कार्ड खो गया है ऐसे वाक्यों में ल शब्द वाक्यों के अंत में रखा जाता है मैं समझ गया 明白了我的银行卡也丢了我的银行卡也丢了 मेरा बैंक कार्ड भी खो गया है तो आए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत 我的银行卡也丢了，那你赶快挂失吧，挂失需要什么证件呢？需要你的护照和卡号。 शाओथांग जी अभी आपने जिन दो वाक्यों को पढ़ा है उनके अंत में फिर ल शब्द आया है हाँ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ल भूतकाल को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सहायक शब्द है मैं समझ गया आपने पहले भी इसकी चर्चा की थी ठीक है ना नी赶快挂失吧 आप जल्दी से इनके खोने की रिपोर्ट कर दें 那你赶快挂失吧 ना तो 那 नी तुम या आप 你赶快 जल्दी 赶快 挂失 खोने की रिपोर्ट करना 挂失 पा सलाह के लिए एक सहायक शब्द 吧 ना नी 赶快挂失吧 आप जल्दी से इनके खोने की रिपोर्ट कर दें 那你赶快挂失吧 आज सुने एक बार फिर आज के बाद की दूसरी बातचीत 我的银行卡也丢了，那你赶快挂失吧，挂失需要什么证件呢？需要你的护照和卡号。 शाओथांग जी मैं जानना चाहता हूँ कि नए कार्ड के लिए कितने लंबे समय की जरूरत है आमतौर पर 5 दिन लगते हैं कुछ बैंकों में एक हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता है भिन्न भिन्न बैंकों के अपने अलग नियम है अब उनसे पूछें बैंक कर्मचारी आपको बता सकते हैं 1个星期以后来取1个星期以后来取 आप एक हफ्ते के बाद लेने आ सकते हैं 1个星期 एक हफ्ता 1个星期以后 के बाद 以后来取 लेने आना 来取1个星期以后来取1个星期以后来取 आप एक हफ्ते के बाद लेने आ सकते हैं आए सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत 新卡什么时候能办好？ 1个星期以后来取。 आइए अब हम आज के बाद के मुख्य वाक्य दोहराएं 丢了 खो गया 丢了我的钱包丢了 मेरा पर्स खो गया है 我的钱包丢了 मेरा बटुआ खो गया है 我的银行卡也丢了我的银行卡也丢了 मेरा क्रेडिट कार्ड भी खो गया है 那你赶快挂失吧 ना नी कांग ख्वाई क्वा शिपा आप जल्दी से इनके खोने की रिपोर्ट कर दें 赶快挂失 जल्दी से खोने की रिपोर्ट करना कांग ख्वाई क्वा शि 1个星期以后来取 आप एक हफ्ते के बाद लेने आ सकते हैं 1个星期以后来取 अब हम आज के बाद की सारी बातचीत सुने बातचीत 1我的钱包丢了，不要着急，我帮你找。 बातचीत 2我的银行卡也丢了，那你赶快挂失吧，挂失需要什么证件呢？需要你的护照和卡号。 बातचीत 3新卡什么时候能办好？ 1个星期以后来取。 अच्छा आज का पाठ यहीं तक अब राकेश वत्स और शादांग को आज्ञा दें नमस्कार नमस्कार
CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।精准的打击，科研团队正是基于这一发现，自主研制出新一代精准脑环路刺激系统，就像是配上了高。 दोस्तों आज 5 फरवरी 2026 है और शाम के 7:27 होने वाले हैं। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी की सर्विस जो 6:30 से 7:30 रोज़ाना प्रसारित किया जाता है, वो कार्यक्रम आपने सुना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।